Hello guys and welcome back to my channel Certify ES। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारा एक्सप्लेनेशन सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट का, जिसका नाम है एथिक्स इन गवर्नेंस। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने हर चीज़ में स्टार्टिंग से प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारी पहली वाली रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट की, उसमें मैंने समझाया कि मैंने एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है एंड हाउ टू रीड एआरसी। इसकी भी जो मैंने एक्सप्लेनेशन करी है प्लीज़ उसको भी रिफ़र करिएगा। तो मैंने बहुत ही ईजी में समरी को भी यहाँ पे कवर करा है, उसके साथ रिकमेंडेशंस को भी कवर करा है, उसके चैलेंजेस को भी कवर करा है बहुत ही ईजी वे में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिर आप अभी देख लोगे स्टार्टिंग में एंड नहीं देखोगे तो आपको इशू आ जाएगा। बिकॉज फिर ये होता है ना कि एक बार में कंप्लीट करो, आप 2x पे लगा लो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। है ना, मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ कवर है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की सबसे पहले हम बात करेंगे एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स सभी को पता है क्या है। एथिक्स के स्टैंडर्ड्स, एथिक्स एक ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे सेट होते हैं स्टैंडर्ड्स के कि जो सोसाइटी जो है प्लेस करती है ऑन इट्स सेल्फ एंड विच हेल्प गाइड बिहेवियर चॉइस एंड एक्शंस। अब समझो यहाँ क्या है कि हमें समाज को चलाना है तो कुछ हमें स्टैंडर्ड, एक कुछ हमारे रूल्स होते हैं जिससे हम समाज को अच्छे से चला सकते हैं। हमारा बिहेवियर जो है उससे अच्छा हो सकता है, हमें बिहेवियर को अच्छा करने में गाइड करते हैं। चॉइसेस हमारी क्या हो सकती हैं, एक्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, राइट और रॉन्ग के बीच में क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कुछ पूरी जो ग्रुप सोसाइटी का आता है यहाँ पे, पूरे जो एज एन होल लिया जाता है उसे हम एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, कि हमारे एथिकल जो है स्टैंडर्ड हैं क्या आखिरकार, है ना, हम किस तरह का चीज़ें फॉलो करते हैं, हम किस तरह से सोसाइटी में सब आपस में मिल के क्या हमारे को जो है वो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा कुछ। बाकी तो हमने एथिक्स एंड गवर्नेंस की सीरीज एथिक्स एंड गवर्नेंस कह रही हूँ, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ मैं। प्लीज़ आप उसे रिफर करिए ताकि आपका एथिक्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। इसी के चलते मैंने सोचा कि सारे इंपॉर्टेंट एआरसी को मैं कंप्लीट कर दूँ। तो चलो भाई, करप्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है जब एथिक्स के फेलियर का। भाई देखो, जहाँ पे आपकी अच्छाई चल रही है, आप सब समाज में बोल के अच्छाई कर रहे हो, वही जगह जहाँ करप्शन आ गया, ठीक है, जहाँ करप्शन आया तो क्या हुआ, तुम्हारे जो एथिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे हर्ट हुए, है ना। जो वर्ल्ड करप्ट है, ये एक लेटिन वर्ड हुआ करता था उस समय, करप्शस, है ना, उससे यहाँ पे निकाला गया। इसका मतलब होता है टू ब्रेक और टू डिस्ट्रॉय, है ना। तो जो स्टैंडर्ड है, जो एक प्रॉपर समाज में फॉलो हो रही हैं चीज़ें, है ना, तो आप करप्ट कर देते हो उन चीज़ों को, करप्शन से अपने उन चीज़ों पे रोक लगाते हो, उन्हें ख़राब करते हो, है ना। मतलब यही है कि एक अच्छा समाज बनाना है तो अच्छे लोगों का ग्रुप बनाना होगा, ऐसा कुछ। चलो भाई, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, तो हम ये बात जानेंगे यहाँ पे कि एथिक्स का पॉलिटिक्स में क्या यूज़ है ना। ये मार्कर चेंज कर लेना चाहिए, यहाँ पे तो रेड चलेगा ही चलेगा, है ना। तो एथिक्स का यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या है क्या नहीं है देखते हैं। जाइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कोई भी डिस्कशन एथिकल फ्रेमवर्क को लेके गवर्नेंस में, हमारे डेमोक्रेसी में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पॉलिटिक्स से शुरू हो। समझो, सरकार जो है वो हम लोगों को गवर्न कर रही है ना। अब अगर सरकार के ही लोग अच्छे नहीं होंगे, अगर उनके ही अंदर एथिकल व्यूज अच्छे नहीं होंगे, उनके एथिक्स स्टैंडर्ड अच्छे नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब उनके बीच करप्शन होगा तो समाज में भी करप्शन होगा। आम सी बात है ना। तो यहाँ आप देखते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत हुआ है। क्रिमिनल्स वगैरह इलेक्टोरल प्रोसेस में आ जाते हैं। आपने देखा ये कौन थे, फला फला गुंडे हैं यहाँ के, 10 मर्डर का केस लगा है इन पे, तब भी जो है ये वो बने हैं। क्यों भैया? क्योंकि हम लोग उन्हीं को ही जिता देते हैं। वही जितने गुंडे मवाली होते हैं सबको हम लोग पॉलिटिक्स में घुसेड़ देते हैं। ज़्यादातर वही होते हैं। पढ़े लिखों को सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, और जिस हिसाब को करप्शन है उस हिसाब से पढ़े लिखे जाना भी नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो पार्टिसिपेशन है क्रिमिनल्स का इलेक्टोरल प्रोसेस में, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत ही बेकार चीज़ है। जो क्राइम बढ़ रहा है, जो वायलेंस बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में, है ना, माफिया बढ़ रहे हैं हर सेक्टर्स में, कभी से सेक्टर्स में। जैसे कि अभी आप ले लो, अभी तो बॉलीवुड का इतना आ गया है ना, मूवी माफिया। तो भाई जितना दिक्कत हो रही है ये यही रूट कॉज है, क्योंकि भाई सोसाइटी में चीज़ें तभी बढ़ेंगी, खराब होंगी कि अलग अलग सेक्टर में तभी करप्शन आएगा जब जो हमें गवर्न कर रहा है वही खराब है। सपोज करो फैमिली है, फैमिली में फादर जो है वो मेन फैमिली को यहाँ पे गवर्न करता है ना, सबको जो है वो लेके चलता है, और फादर ही अगर करप्टेड है तो फैमिली के लोग तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर गुण तो आएंगे ही, कैसे ही अच्छी फैमिली चलेगी। तो सेम यहाँ देश के लिए होता है कि अगर पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लोग जितने हैं
वही अगर करप्टेड है तो देश में जितने भी सेक्टर्स हैं वो भी ऑब्वियस सी बात है कि उसमें करप्शन बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो बहुत ही बड़े लेवल पे इलीगल या मतलब जो मतलब का एक्सपेंडिचर होता है, इलीगल होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना, खर्चे होते हैं इलेक्शंस में, ये भी दूसरा कॉज है करप्शन का। अभी आपने देखा होगा करप्शन के लिए वो इलेक्शन के लिए फंड रिलीज हुआ है ना, कितने तरह की चीजें आ गई, इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए है ना, डायरेक्ट डिपॉजिट आ गया, कितना कुछ आ गया, लेकिन उसमें भी दिखाएंगे कि हमारा 1 करोड़ खर्चा हुआ है, खर्चा होता है 10 करोड़। ठीक है, तो ये सब इतना करप्शन हर जगह पे हो गया है। ठीक है, खास तौर से आप देख लो इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर है इसका तो बड़ा ही न्यूज़ में रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है करप्शन का। तो चलिए हमने जान लिया पॉलिटिकल उसको लिए। अब देखिए रीसेंट इंप्रूवमेंट भी कुछ हुए हैं, ऐसा नहीं है हर चीज़ गलत है। सरकार ने कोशिश काफ़ी करी है इसको इम्प्रूव करने की, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ एफर्ट्स वगैरह करे हैं कि भाई देखो जो वोटर है, वोटर का रजिस्ट्रेशन हो, ज़्यादा अच्छे से एक्सेस हो, ताकि वोट्स वगैरह प्रॉपर हो, है ना, और कुछ एक्सटेंड तक पोस्ट ऑफिसेस है ना वगैरह चीज़ें वहाँ इन्वॉल्व करी जाएं, पोस्ट ऑफिस वगैरह, है ना, इलेक्टोरल रोल्स को क्या कहते हैं रिवाइज करने में। तो यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स का, सीडीज का, है ना, जो प्रिंटेड इलेक्टोरल रोल्स हैं, सीडीज हैं, ये अवेलेबल कराई गई सेल के लिए, है ना। ये उस समय की बात है, देखो ये रिपोर्ट 2008 में आई थी, तो आज से 11 साल तो लगभग 12 साल तो हो ही रहे हैं, है ना। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम जान रहे हैं यहाँ पे, उनके रिसेंट इम्प्रूवमेंट उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट थे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज हुई हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह को लेके, है ना। तो अभी इतना इस पे मत ध्यान दीजिएगा, मैंने सब कुछ कवर करा है चूंकि ओवरऑल, तो यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को भी कवर कर लिया है इसके। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह, उसके बाद कुछ अरेंजमेंट वगैरह, पुल्सिंग का इम्प्रूव हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई हैं, ये तो उस समय ही आई थी, उस ज़माने में तो बहुत करीब। ठीक है, ईवीएम्स वगैरह, तो ये भी था क्योंकि बैलेट पेपर में होता क्या था कि सब कुछ सेफ था, चलो बंदा अंदर गया, उसने अपना सीक्रेट बैलेट दिया। अब कई बार बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, है ना, बहुत सारे बैलेट पेपर हैं जहाँ बूथ है, मतलब बेसिकली बहुत सारे क्या बूथ हैं, और वहाँ पे क्या होता था कि बाहर जो है गुंडा राज खड़ा हो गया और हर बंदे के साथ अंदर गया, उसने वहां पे ठप्पा लगाया, या नहीं अंदर गया तो भाई जबरदस्ती बोला कि यहाँ लगाओ। उसके बाद जब वो बैलेट वहां से जा रहे होते थे तो पकड़ लिए गए, जीप पकड़ ली गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी। तो अब इस पे तो खैर रोक है। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट उस समय के थे। अब मुद्दे पे आते हैं, तो हम इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म में इश्यूज क्या हैं, और हम समरी बात करेंगे कि क्या रिकमेंडेशंस दी गई। उसके बाद हम आखिरी में कंक्लूजन भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ आखिरी तक। तो यहाँ इशू अगर हम देखेंगे मेन, तो रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। ठीक है, तो इसमें रिफॉर्म पॉलिटिकल फंडिंग को लेके क्या रिकमेंडेशन दी गई कि एक सिस्टम जो कि पार्शियल स्टेट फंडिंग का है, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब समझिए आप, रिफॉर्म पॉलिटिकल फंडिंग में कैसे आएगा, ये इशू है कि पॉलिटिकल फंडिंग में रिफॉर्म चाहिए, तो एक सिस्टम पार्शियल स्टेट फंडिंग का हो, इसे इंट्रोड्यूस करें, ताकि यहाँ पे जो इललेजिटिमेट और अननेसेसरी फंडिंग हो जाती है इलेक्शंस में, है ना, वो यहाँ रोकी जाए। तो इसके लिए तो खैर अभी रिसेंटली तो काफ़ी कुछ आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कैपिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, है ना। तो अभी फिलहाल इसकी जो रिकमेंडेशंस है इस इशू के अंदर वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ को यहाँ पे टाइट करा जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ पहले आप लोग बताइए, सोचिए। तो देखिए 10th शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन की ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो इसमें क्या मामला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, तो एक व्हिप जारी होती है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। ठीक है, अगर उस मेंबर ने उसी अकॉर्डिंग वोट नहीं दिया, है ना, जो कहा गया इसको वोट दीजिए, और उसने अपनी मनमर्जी से वोट कहीं और दे दिया और उसी अकॉर्डिंग नहीं दिया, तो क्या हो जाता है कि उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, है ना। आया क्यों था? आया इसलिए था क्योंकि भाई पहले क्या था कि भाई एमपी एमएलए सब बिक जाते थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों, है ना, कि भाई ज्यादा पैसा दिया, ये लटक के यहाँ चले गए। एक आया राम गया राम की भी इसमें स्टोरी है ना, कि इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने बहुत ही कम पीरियड में कई बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली थी। तो इस सब पे रोक लगाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एमपी एमएलए जो हैं वो अपने मर्ज से वोट नहीं दे पाते, अपनी मर्जी से नहीं दे पाते, भाई पॉलिटिकल पार्टी ने जो कहा वही करना पड़ता है। तो ये तो हमने खैर प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है बेसिकली इसका मतलब ये है। तो देखिए जो इसको टाइट करने की यहाँ बात हो रही है, चैलेंज है, और इशू जो डिस्क्वालिफिकेशन का है मेंबर्स के एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, इसे डिसाइड प्रेसिडेंट करे या गवर्नर करे, और एडवाइस इसमें ले इलेक्शन कमीशन की। तो ये रिकमेंडेशन दी गई थी
कि जो है इसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है डिसाइड करेगा कि क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई करना चाहिए मेंबर को या नहीं करना चाहिए, और एडवाइस इलेक्शन कमीशन इस बात में देगा। उसके बाद चैलेंज जो डिस्क्वालिफिकेशन का है उसको लेके सेक्शन 8 जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, तो इन्होंने ये बात कही, रिकमेंडेशन दी कि इसको अमेंड करना चाहिए, है ना, ताकि डिस्क्वालीफाई करें सारे ही लोगों को, सारे पर्सन्स को जो कि ये जो चार्जेस को फेस कर रहे हैं ग्रेव से रिलेटेड, या आपका कोई ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड या करप्शन से रिलेटेड, है ना, उन पर जो चार्ज लगता है, तो कि इनको जो है डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, है ना। इसमें मॉडिफिकेशन जो है क्या चेंजेस लाने चाहिए क्या नहीं लाने चाहिए, इसे इलेक्शन कमीशन यहाँ पे सजेस्ट करे। उसके बाद कोलिजन एंड एथिक्स की बात करते हैं, है ना, ये एक इशू है। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि कॉन्स्टिट्यूशन को भैया करो अमेंड, है ना, ताकि यहाँ पे ये बात इंश्योर कराई जा सके कि अगर कोई एक या एक से ज्यादा पार्टीज कोलिजन में, कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है, कोलिजन में एक कॉमन प्रोग्राम के तहत, है ना, इन अ कोलिजन विद अ कॉमन प्रोग्राम मैंडेटेड बाय इलेक्टोरेट ईदर एक्सप्लिसिटली बिफोर द इलेक्शन और इम्प्लिसिटली while forming the government, realign midstream with one or more parties outside the coalition, then members of that party or parties shall have to seek a fresh mandate from the electorate. तो मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको यहाँ पे अमेंड करें और ये बात इंश्योर कराएं कि एक या एक से ज़्यादा पार्टी अगर कोलिजन कर रही हैं, गठबंधन कर रही हैं, जिसका कॉमन प्रोग्राम है ना, वहाँ के लोगों के द्वारा जो है वो जो वोटिंग करेंगे उनके द्वारा जो अप्रूव करा हुआ एक कॉमन प्रोग्राम है, जो उन लोगों ने अपना इन लोगों के सामने रखा था, ठीक है। तो 2 लोग हो गए यहाँ पे कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि एक्सप्लिसिटली मतलब आपका या तो वो खुल के चीज़ें इलेक्शन से पहले, या फिर मतलब दिखाएं ना, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आप फॉर्म कर रहे हो गवर्नमेंट, ठीक है, तो फॉर्म करते वक्त अगर आप किसी दूसरे मेंबर्स को अपने उसमें लेते हो, है ना, और क्या कहते हैं बीच में कोई दूसरा मेंबर आता है कोलिजन के टाइम पे जो कि उन दो पॉलिटिकल पार्टीज से अलग पार्टी का है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश मैंडेट की जरूरत पड़ेगी जो इलेक्टोरेट है वहाँ के उसके लिए, ठीक है, ऐसे अपने मर्जी से कुछ भी नहीं घुसोड़ोगे आप। तो ये कोलिजन और एथिक्स की बात हुई। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कमिश्नर्स की बात करें तो एक कोलेजियम जिसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हेड करें, और स्पीकर हो लोकसभा का, इसमें लीडर हो ऑपोजिशन का लोकसभा का, फिर लॉ मिनिस्टर हो, डिप्टी चेयरमैन हो राज्यसभा का, इसके मेंबर होने चाहिए, एक कोलेजियम ऐसी बनाया जाए। और यहाँ पे ये कोलेजियम जो होगी वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस देगी, है ना, कि कंसिडरेशन करिए प्रेसिडेंट की कि अपॉइंट मतलब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रिकमेंडेशन ये कोलेजियम दे, ठीक है, और कंसिडरेशन प्रेसिडेंट की हो कि यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके या इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके, इन्होंने यहाँ पे ये बात कही। उसके बाद एक्सपीडिटिंग डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पिटीशंस, इसमें क्या है चीजें, तो जो इलेक्शन पिटीशंस होती हैं, है ना, और उसमें जो है कैसे क्या इसको फटाफट जो है उनकी चीज़ों को सॉल्व करना, तो देखिए स्पेशल इलेक्शन ट्रिब्यूनल यहाँ पे ये है कि इनको ट्रिब्यूनल जानते हैं ना, तो स्पेशल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही गई है जो कि रीजनल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट करे जाएं आर्टिकल 323 बी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि यहाँ पे जो इलेक्शन पिटीशंस होती हैं, वो जो केसेस आते हैं, जो पिटीशंस आती हैं, उनका फटाफट सोल्यूशन निकले, और डिस्प्यूट जो आते हैं, है ना, उन सब का फटाफट सोल्यूशन निकले एक पीरियड के अंदर, और वो पीरियड रहेगा 6 मंथ्स का, ठीक है। हर एक जो ट्रिब्यूनल होगी उसे यहाँ पे उसमें कौन कौन होगा, उसमें आपका हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, सीनियर सिविल सर्वेंट्स होना चाहिए जिसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो इलेक्शंस के कंडक्ट में, और उसकी रैंक जो है ना, वो एडिशनल सेक्रेटरी से कम ना हो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट से कम ना हो। इसकी जो ये मैंडेट है ये यहाँ पे इंश्योर करे कि सारे ही जो इलेक्शन पिटीशंस हैं, है ना, ये डिसाइड होंगे 6 महीनों के भीतर, जैसे कि लॉ ने प्रोवाइड करा है। जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो यहाँ पे नॉर्मली सेटअप करी जाएंगी 1 साल के लिए ही, ठीक है, और ये और 6 महीने से एक्सटेंड आगे हो सकती हैं, ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ गया है तो। अब जिनको मैंडेट का मतलब नहीं पता तो मैं वो भी बता दूं कि ऑफिशियल ऑर्डर, है ना, होता है कि कुछ करने के लिए ऑफिशियल ऑर्डर को मैंडेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए सब वो भी समझा दिए वर्ड्स। तो चलो नेक्स्ट है हमारा इशू की ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, है ना, तो ये मेंबरशिप के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर क्या ग्राउंड होने चाहिए, तो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन यहाँ पे एक प्रॉपर लॉ इनैक्ट करना जाना चाहिए आर्टिकल 102 सब सेक्शन ई के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के,
है ना। और स्पेलिंग आउट द कंडीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, जिसमें क्या हो, कंडीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन की मेंबरशिप की पार्लियामेंट के एक एग्जॉस्टिव मैनर में। इसी तरह से स्टेट जो है वो लेजिस्लेट करें अंडर आर्टिकल 198 ई के अंदर, ठीक है। तो मतलब यहाँ चेंजेस लाने चाहिए, यहाँ पे बात कही गई है। फिर एथिकल फ्रेमवर्क फॉर मिनिस्टर्स की बात करें तो जो अभी एग्जिस्टिंग कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है मिनिस्टर्स के लिए, यहाँ पे एक कोड ऑफ एथिक्स भी होना चाहिए जिसमें गाइडेंस दी जाए कि किस तरह से मिनिस्टर्स जो है वो अपना हाईएस्ट स्टैंडर्ड रख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल कंडक्ट को लेके, है ना। मतलब अपना मिनिस्टर्स क्या कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते वक्त, किस तरह से अपने एथिकल स्टैंडर्ड को अच्छे रख सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी वो इज्जत दें, अपने एथिकल स्टैंडर्ड को भी इज्जत दें। जो कोड ऑफ एथिक्स है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है या एनुअल रिपोर्ट है, ये सब पब्लिक डोमेन में रखना बहुत ज़रूरी है, जनता के सामने रखा जाए। जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, इनको यहाँ पे ड्यूटी बाउंड करा जाए, है ना। इनको ये बात ड्यूटी इनकी रखी जाए कि ये बात इंश्योर करें, है ना, देखें किस तरह से कोड ऑफ एथिक्स काम कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट काम कर रहा है, जो कि मिनिस्टर्स के लिए करा गया है। ये एप्लीकेबल होगा अगर कोई कोलिजन गवर्नमेंट हो रही है, तब भी गठबंधन हुआ है तो भी एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे मिनिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के हैं, तब भी यहाँ पे इनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो रीइंफोर्समेंट ऑफ एथिकल नॉर्म्स इन लेजिस्लेचर्स। कैसे, मतलब रीइंफोर्समेंट कह रही हूँ, सॉरी, इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल नॉर्म्स इन लेजिस्लेचर। एथिकल नॉर्म्स का लॉ में, लेजिस्लेचर में इन्फोर्समेंट, तो एक ऑफिस बनाना चाहिए जो कि एथिक्स कमिश्नर का हो, है ना। इसको एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए हर एक हाउस के द्वारा, पार्लियामेंट के, है ना। मतलब समझिएगा, इशू उसके साथ लेके चलते रहेगा। इशू क्या है, अभी ऑफिस नहीं है ना। मैंने पिछले वाले में क्राइसिस मैनेजमेंट में बात समझाई थी कि इशू अभी क्या है, इशू ये है कि अभी ऑफिस नहीं है, तो ऑब्वियसली तो इशू का पता लगा लेंगे। इशू ये आंसर समझ लो और वो क्वेश्चन समझ लो, बस, ठीक है। तो एथिक्स कमिश्नर का ऑफिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कराना चाहिए हर एक हाउस के द्वारा, पार्लियामेंट के। और ये जो ऑफिस हो, ये चेयरमैन या स्पीकर के अंदर काम कर रहा हो, ठीक है, ये मतलब इसके अंडर आता हो। और ये कमेटी ऑन एथिक्स जो है उस पे असिस्ट करे कि वो अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करे, है ना। मेंबर्स को भी एडवाइस करे जब जरूरत हो, और यहाँ पे नेसेसरी रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करे, ठीक है। तो ये सारा काम होना चाहिए, तो ऐसा एक ऑफिस बनना चाहिए। तो स्टेट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कमीशन ने कुछ चीज़ें और रिकमेंड करी हैं, जैसे कि सारे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं ये कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट करें, कोड ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट करें अपने मेंबर्स के लिए। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो क्या होंगे, अभी इन लोगों ने नहीं अडॉप्ट करा है, ठीक है। उसके बाद मतलब जो रजिस्टर्स हैं मेंबर्स के, है ना, इंटरेस्ट हैं, इनको मेंटेन करा जाना चाहिए, ठीक है। और डिक्लेरेशन इसमें इंटरेस्ट का हो मेंबर्स के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट जिसमें डिटेल हो, प्रॉपर डिटेल हो, ठीक है, ये जो है वो रिस्पेक्टिव हाउसेस के सामने रखी जानी चाहिए। एक ऑफिस जो एथिक्स कमिश्नर का है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करे हर एक हाउस स्टेट लेजिस्लेचर का, है ना। यहाँ पे हमने पार्लियामेंट की बात करी थी, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का भी करे। जो ऑफिस है वो यहाँ पे स्पीकर या चेयरमैन के अंदर काम करेगा, सेम बेसिस पे जैसे कि पार्लियामेंट सजेस्ट करे, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चैलेंज को कैसे यहाँ डील करेंगे, यहाँ पे लॉज को अमेंड करें, ठीक है, ताकि यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है कुछ जो है बेस्ड है कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल पे बेस्ड हो। जैसे कि सारे ही जो ऑफिसर्स हैं, है ना, प्योरली एडवाइजरी बॉडीज में, जहाँ पे एक्सपीरियंस, इंसाइट, एक्सपर्टाइज किसी भी लेजिस्लेचर का, है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में काम आता है। फिर समझिए, सारे ऑफिसर्स जो एडवाइजरी बॉडी हैं, मतलब क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन देती हैं, एडवाइस करती हैं सरकार को, है ना, जहाँ पे उनका एक्सपीरियंस, उनके उनके हिसाब से वो अपनी एडवाइस देती हैं, है ना, जिसके पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने में उनकी चीज़ों की ज़रूरत, उनकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनको यहाँ पे ऐसे ऑफिसर्स को ट्रीट ना करा जाए एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेम्यूनरेशन एंड पर्क्स एसोसिएटेड विद सच एन ऑफिस, ठीक है। इनकी रेम्यूनरेशन और जो भी मिल रहा है उनको फायदा, ठीक है, इस ऑफिस से रिलेटेड इनको जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तौर पे ना ट्रीट करा जाए। सारे जो ऑफिसर्स हैं, सारे जो ऑफिसेज हैं जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग आता है, कंट्रोल आता है पब्लिक फंड्स का, जिसमें आपका पोजीशन है गवर्निंग बोर्ड्स की, पब्लिक अंडरटेकिंग्स की, या स्टैट्यूटरी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ की, है ना, डायरेक्टली जो डिसाइड करती हैं पॉलिसी या मैनेज करती हैं इंस्टीट्यूशंस को, या ऑथराइज करती हैं या अप्रूव करती हैं एक्सपेंडिचर को, इनको यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तौर पे डील करा जाए, ये बात इन्होंने कही है। एंड कोई भी लेजिस्लेचर जो है ऐसा ऑफिस होल्ड ना कर पाए, ठीक है, वरना वो यहाँ का फायदा उठा लेगा, ठीक है। स्कीम जैसे कि MPLADS, MLALADS, इनको अबॉलिश कर देना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, है ना ये। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के,
ये डिक्लेयर करे जाएँ पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे, इनको डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है? और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर एक्सेप्ट व्हेन दे आर डिस्चार्जिंग लेजिस्लेटिव फंक्शंस, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, इनको पहले तो जो है पब्लिक अथॉरिटीज के तौर पे जो है डिक्लेयर कर दो, है ना? लेकिन जब ये लेजिस्लेटिव फंक्शन अपने दे रहे हो, है ना, जब ये डिस्चार्ज कर रहे हो, तो उस समय इनको पब्लिक अथॉरिटीज के तौर पे ना करो। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स के लिए, आइए आप सबके लिए, हम सबके लिए, तो सिविल पब्लिक सर्विस वैल्यूज, पब्लिक सर्विस वैल्यूज टुवर्ड्स विच सारे ही जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, है ना, उनको यहाँ पे एस्पायर करा जाए कि भैया पब्लिक को सर्विस देनी है ना, और इनको डिफाइन करा जाए, ज़्यादा एप्लीकेबल दिया जाए इनकी सारे ही गवर्नमेंट के टीयर्स में, है ना, और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में कोई भी अगर कोई भी ट्रांसग्रेशन होता है, ट्रांसग्रेशन मतलब ऐसा कुछ लॉ जो है आपका अगेंस्ट होता है रूल्स के, है ना, या कोई लॉ के अगेंस्ट कोई कोई भी एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑफेंस माना जाता है। तो कोई भी अगर ट्रांसग्रेशन होता है इन सारी वैल्यूज का, तो उसको मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसमें पनिशमेंट भी दी जाए, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जो कि इंटरेस्ट का है, इसे कवर करा जाए कोड ऑफ एथिक्स में और कोड ऑफ कंडक्ट में ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। साथ ही साथ सर्विंग जो ऑफिसर्स हैं, जो अभी इस समय ऑफिसर जो सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट में, इनको नॉमिनेट ना करा जाए बोर्ड ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग में। क्यों? क्योंकि ये हालांकि जो है दिस विल हाउएवर नॉट अप्लाई टू नॉन, है ना, ये हालांकि नॉन प्रॉफिट पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं होगा और एडवाइजरी बॉडीज में भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के तौर पे भी बात करी एथिक्स को लेके। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स फॉर रेगुलेटर्स, तो रेगुलेटर्स के लिए क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, है ना, ये चैलेंज है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव और इन्फोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करा जाए सारे प्रोफेशंस के लिए, जिसमें एक स्टैट्यूटरी बैकिंग भी हो, ठीक है। इसमें जो है एक इसको यहाँ पे बैकअप हो एक स्टैट्यूटरी बॉडी का। तो यहाँ पे इसके लिए हमने बात करी। नेक्स्ट बात करते हैं एथिकल फ्रेमवर्क फॉर जुडिशरी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए क्या एथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो देखिए नेशनल जुडिशियल काउंसिल यहाँ पे बनानी चाहिए, जो ऐसी हो इसमें यूनिवर्सली, है ना, पूरी तरह से एक्सेप्टेड हर तरह से प्रिंसिपल्स हो, जहाँ पे अपॉइंटमेंट जो कि मेंबर्स का हो जुडिशरी के, इन्हें कोलेजियम करें, जिसका रिप्रेजेंटेशन, जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो एग्जीक्यूटिव का भी, जो कोलेजियम बने उसमें लोग एग्जीक्यूटिव के भी हों, लेजिस्लेचर के भी हों, जुडिशरी के भी हों, है ना। काउंसिल में कुछ कॉम्पोजिशन हो, जैसे कि इन्होंने रिकमेंड करा कि भाई वाइस प्रेसिडेंट हो या चेयरमैन हो, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट जो हो वो चेयरमैन हो इस काउंसिल के, है ना। हमारे भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको वो चेयरमैन बने काउंसिल के, प्रधानमंत्री भी हों वहाँ पे, स्पीकर हों लोकसभा के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, लॉ मिनिस्टर हो, लीडर हो अपोजिशन के लोकसभा के, और लीडर हो अपोजिशन के राज्यसभा के। तो इतना इन्होंने बोला। और जो मैटर्स जो कि रिलेटेड हो अपॉइंटमेंट को लेके या ओवरसाइट को लेके हाई कोर्ट जजेस के, तो काउंसिल यहाँ पे कुछ मेंबर्स को भी इंक्लूड करे, जैसे कि चीफ मिनिस्टर जो कि उस स्टेट का हो, चीफ जस्टिस हो जो कि उस कंसर्न हाई कोर्ट का हो। एक नेशनल जुडिशियल काउंसिल भी यहाँ पे ऑथराइज करानी जानी चाहिए, जहाँ पे जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट हो जजेस के लिए, जिसमें आपका सबऑर्डिनेट जुडिशरी आती है, ठीक है, वो सब हो यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे डिफाइनिंग करप्शन। तो देखिए कुछ जो है यहाँ पे, देखिए ये जुडिशरी वाला जो पार्ट था ना, इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, तो आलतू फालतू बहुत सारा नहीं कवर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिकमेंडेशन ध्यान में रखिए, कोई इतना खींचने की जरूरत नहीं है चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्लासिफाइड करे गए हैं कुछ चीज़ों के एज ऑफेंसेस, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कुछ चीज़ों को ऑफेंसेस कहा गया है। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रॉस परवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अमाउंटिंग टू विलफुल वायलेशन ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस, जैसे करप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, या मतलब कुछ ऐसा क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में करप्शन है जिसकी वजह से ओथ ऑफ ऑफिस जो है वो उसका वायलेशन हो रहा है ना, तो इसको यहाँ पे ऑफेंस ऑफेंस माना गया है। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी अनड्यूली फेवरिंग और हार्मिंग समवन, किसी को आप किसी आप अपनी जो है वो फायदा उठा रहे हो अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का, या आप किसी को जो है वो हार्म कर रहे हो, है ना, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो यहाँ पे इसको जो है वो माना गया है ऑफेंस, ठीक है। आप जस्टिस, आप न्याय के बीच में आ रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो इसमें जो है ऑफेंस है ये, ठीक है। पब्लिक के पैसे का फालतू उपयोग कर रहे हो तो भी ऑफेंस है ये। उसके बाद कॉलुसिव ब्राइवरी, तो देखिए सेक्शन जो 7 है, अच्छा फिर से भाई कई सारे कमेंट्स आते हैं, मैम आपने ना एक्सप्लेन नहीं करा टफ वर्ड, तो सुन लो भैया। कोलोसिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज,
है ना, बहुत बड़े लेवल पे, तो बड़े लेवल पे ब्राइबरी हो रही है, उसका क्या रिकमेंडेशन दी गई उसके लिए। तो सेक्शन 7 जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, इसको यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसको आप अमेंड करिए ताकि इसमें स्पेशल ऑफेंस बनाया जाए कोलिसिव ब्राइबरी के लिए। और एक आप ऐसा ऑफेंस आप कोलूसिव ब्राइबरी कह सकते हो अगर जो निकल के आया जो उसका आउटकम है, या अगर आउटकम आया नहीं है, जो आने वाला आउटकम है ना, जो रिजल्ट आएगा इस ट्रांजैक्शन के, इसकी वजह से लॉस होगा स्टेट को, पब्लिक को या पब्लिक इंटरेस्ट को, तो इसको आप कह सकते हो कोलूसिव ब्राइबरी। सारे केसेस में अगर ये स्टैब्लिश है कि जो इंटरेस्ट है स्टेट का या पब्लिक का, उसमें कोई सफ़र हो रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो आपने जो पब्लिक सर्वेंट ने काम किया उसकी वजह से स्टेट को या पब्लिक को झेलना पड़ेगा, तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, पहले से ही प्री अज्यूम कर सकता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है या बेनिफिशियरी जो कि हैं डिसीजन की वजह से, है ना, वो यहाँ पे ऑफेंस हो जाएगा कोलूसिव ब्राइबरी के अंदर। ठीक है, जो पनिशमेंट है इन सारे केसेस की कोलूसिव ब्राइबरी की, ये यहाँ पे डबल हो जानी चाहिए दैट ऑफ अदर केस ऑफ ब्राइबरी। मतलब अगर दूसरे जो घूस खाने के जो ब्राइबरी के जो दूसरे केसेस हैं, उनसे ये जो कोलूसिव ब्राइबरी का केस है उसमें पनिशमेंट दुगनी कर देनी चाहिए, है ना। और लॉ को इस हिसाब से अमेंड भी करना चाहिए। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है यहाँ पे उसको अमेंड भी करना चाहिए ताकि ये बात इंश्योर करा जा सके कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ना, जो सैंक्शन कर रही है पैसा या कोई भी चीज़, तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ हैं वो समन ना हो, एंड इंस्टेड जो डॉक्यूमेंट है इनको यहाँ पे पाए जाए और प्रोड्यूस करा जाए कोर्ट के सामने, है ना, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, एक जेन्युइन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कोर्ट के सामने इस डॉक्यूमेंट्स को रखे। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और हाउस ऑफ लेजिस्लेटर का, इसे यहाँ पे डिजिग्नेट करना चाहिए एज जो कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी के तौर पे एमपीज एमएलएज के लिए। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स टू पे डैमेजेस। ठीक है, इस बात में क्या बात हुई कि भाई लाइबिलिटी पब्लिक जो जो करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी क्या लाइबिलिटी होनी चाहिए पे करने के लिए डैमेजेस को, अगर उन्होंने कोई उनकी वजह से कोई चीज़ जो है वो डैमेज हुई है, तो पेनाल्टी के साथ साथ क्रिमिनल केसेस में लॉ यहाँ पे ये भी प्रोवाइड करे कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनकी वजह से स्टेट को कोई लॉस हुआ है या सिटीजन्स को कोई लॉस हुआ है उनके करप्ट एक्ट की वजह से, तो ये बात यहाँ पे लाइबिल उनको करना चाहिए कि ये जो है वो उस लॉस को यहाँ पे भरे, और साथ ही साथ ये लाइबिल भी रहे उस डैमेज जो भी हुआ है उसका। ठीक है, ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप चैप्टर डाल सकते हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और इसके द्वारा इसको लाइबिल बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये था कि स्पीडिंग अप ट्रायल्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो एक लीगल प्रोविजन यहाँ पे ज़रूरत है कि इंट्रोड्यूस करी जाए, टाइम फिक्स करके, टाइम लिमिट को फिक्स करके कई सारी स्टेजेस में ट्रायल की। ये कैसे कर सकते हो, सीआरपीसी जो हमारा एक्ट है उसको अमेंड करके। ठीक है, कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि यहाँ पे जो जजेस हैं, है ना, यहाँ पे इंश्योर कराया जाए कि जो जजेस हैं जो डिक्लेयर हुए हैं स्पेशल जजेस के तौर पे प्रोविजंस के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, इनको प्राइमरी अटेंशन दी जाए कि ये डिस्पोज करें केसेस को इस एक्ट के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इनएडिक्वेट काम हुआ है इस एक्ट के अंदर, तो जो स्पेशल जजेस हैं इनको यहाँ पे इंटरेस्ट करा जाए दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भी। ये बात यहाँ पे इंश्योर कराई जाए कि जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की, है ना, जो ट्राई करने की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं केसेस को ट्राई करने की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, ये डे टू डे बेसिस पे हो, इसमें डिले ना हो। ठीक है, और कोई डिविएशन ना दिया जाए कि मतलब हाँ हाँ ठीक है हम ये नहीं ये कर लेते हैं, थोड़ा हमें समय दे दिया या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव दे दिया, ऐसा कुछ ना हो, डे टू डे बेसिस पे काम हो। उसके बाद आप समझ रहे हैं ना, चैलेंज तो समझते चल रहे होंगे ना, चैलेंज क्या हुआ भाई, जो रिकमेंडेशन है मतलब प्रॉब्लम जो है उसका क्वेश्चन है, खत्म बात। तो करप्शन इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर, तो जो प्रिवेंशन हो करप्शन का ये कैसे हो सकता है, ये जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यहाँ पे अमेंड करा जाए, इसमें इंक्लूड करा जाए एक परव्यू प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स का भी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करा जाए। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जो होती हैं, जो गवर्नमेंट की नहीं होती हैं, जो प्राइवेट होती हैं, जिनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ नॉर्म्स उसके द्वारा लिखे जाएं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या बॉडी जिसको 50% से ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गई है, या उसका जो पैसा उसको मिला है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, 3 साल के भीतर की प्रोसीडिंग में, तो ये यहाँ पे सब्सटैंशियल फंडिंग के अंदर आएगा उस पीरियड के लिए, और उसको जो है और पर्पस जो ऐसी फंडिंग का है उसके अंदर आएगा। अब नेक्स्ट है कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज इलीगली एक्वायर्ड बाय करप्ट मींस। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज इलीगली ले ली गई हैं
करप्ट तरीकों से, गलत तरीकों से, तो उनको कन्फिस्केट करने की यहाँ बात हो रही है। तो करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी बिल एज सजेस्टेड बाय लॉ कमीशन, इसको यहाँ पे इनैक्ट करना चाहिए बिना किसी फर्दर डिले के। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शंस, तो यहाँ पे स्टेप्स लिए जाने चाहिए, बेनामी मत नहीं है, स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन ये बेनामी ट्रांजेक्शन का हो, बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 का हो। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे के नाम पे ले लेते हैं और मालिक कोई और है ना, कुछ जो जिसके नाम पे उसका आता पता नहीं है ना, ताकि हम टैक्स से बचें, चीज़ों से बचें। प्रोटेक्शन हो विसिल ब्लोअर्स का, तो देखिए यहाँ पे विसिल ब्लोअर्स वो होते हैं जो सीक्रेटली चीज़ें बता देते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ था, है ना। तो किसी एक्ट को, किसी क्या कहते हैं, कोई फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुआ है ना, तो यहाँ पे चीज़ें बता देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट देना चाहिए, वरना इनको लोग मार ही डालेंगे। तो लेजिस्लेचर यहाँ पे इनैक्ट करा जाना चाहिए, इमीडिएटली लॉ बनाना जाना चाहिए जिसमें प्रोटेक्शन हो विसिल ब्लोअर्स का। काफ़ी सारे इधर आए भी हैं, न्यूज़ भी चीज़ें आई हैं, ऐसा नहीं है, ये उस समय की रिकमेंडेशंस हैं। तो विसिल ब्लोअर्स जो कि एक्सपोज करते हैं फॉल्स क्लेम, फ्रॉड या करप्शन, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनको इनकी इनकी जो आइडेंटिटी है उसे छुपा के रखना चाहिए। प्रोटेक्शन हो कि ये कहीं विक्टिमाइज ना कर दिए जाए अपने करियर में, ठीक है। इनको भाई बॉस के खिलाफ बताया, बॉस ने नहीं की, लंका लगा दी, दूसरे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाएं ताकि यहाँ पे प्रिवेंट करा जाए कि इनको कोई हार्म ना हो, इनके ऊपर कोई हैरेसमेंट ना हो। लेजिस्लेशन यहाँ पे कवर करे कॉर्पोरेट विसिल ब्लोअर्स को, ठीक है, जो फ्रॉड को सबके सामने लाता है और सीरियस डैमेज जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको बताता है ना। तो यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जो कि हैरेसमेंट के एक्ट होते हैं, या विक्टिमाइजेशन के एक्ट होते हैं, या रिटेलिएशन के एक्ट होते हैं इन विसिल ब्लोअर्स के अगेंस्ट, ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए, इस पर पेनल्टी लगे और यहाँ जेल भी होने के कारण बन सकते हैं। अब सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करते हैं। तो देखिए एक नया लॉ या जो है सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेके यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब अभी नहीं था उस समय, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी, ठीक है। तो चैलेंज समझ गए ना, इशू क्या था। तो एक सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें 10 करोड़ से ऊपर का पैसा इन्वॉल्व हो, ठीक है। ऐसा भी होता है कि इसकी वजह से बहुत पब्लिक में दिक्कत आए, पब्लिक कंसर्न को ये राइज करे। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन या इसका प्रोसिक्यूशन, इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ सकती है, फाइनेंशियल मार्केट की, या बैंकों का बिहेवियर, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर। या ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी हो, कुछ बाहर से भी रिलेशन हो इसका। या ऐसा भी एक्ट हो सकता है जिसमें लेजिस्लेशन, जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है लीगल की, फाइनेंशियल की, इन्वेस्टमेंट की, या इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स की, ये सब एक साथ आ गया हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ बहुत सीरियसली कुछ ऑफेंस हुआ हो। ऐसा ऑफेंस भी आता है इसमें जो कॉम्प्लेक्स लग रहा हो यूनियन, गवर्नमेंट को, रेगुलेटर को, बैंक को, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो अगर कोई इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी पब्लिक फंक्शनरी का सीरियस फ्रॉड में, तो यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे जो ऑफिसर है इसको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी राष्ट्रीय लोकायुक्त में, और यहाँ पे फॉलो करेगा डायरेक्शन जैसा कि राष्ट्रीय लोकायुक्त कहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रायर कॉन्करेंस फॉर लेजिस्लेशन ऑफ केसेस, सेक्शन 6A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो देखिए परमिशन यहाँ लेनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि प्रेजेंट है स्टैट्यूटरी अरेंजमेंट में ना, ये जो है दी जानी चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। और इसमें कंसल्टेशन किसकी हो, वहाँ का जो सेक्रेटरी हो उसकी कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो परमिशन यहाँ पे दी जानी चाहिए एक कमेटी के द्वारा जिसमें आपका कैबिनेट सेक्रेटरी आता हो और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आता हो। इसमें आपका अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इंट्रीम में जो पावर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट की, ये दी जाएं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, है ना। और ये एक्सरसाइज करें इस तरीके से जैसा कि बताया गया है यहाँ पे। एक जो लिमिट हो टाइम की, वो 30 दिनों का टाइम इनको दिया जाए इस परमिशन को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट रहा हमारा इम्यूनिटी एंजॉयड बाय लेजिस्लेटर्स। तो कमीशन जब इंडोर्स करे, जब ट्रांसफर करे कोई सजेशन नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो रिकमेंड करे कि जो सूटेबल अमेंडमेंट है जो अफेक्ट हो रहे हैं आर्टिकल 105 के सेक्शन 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, कि प्रोवाइड करें यहाँ पे कि इम्यूनिटी जो कि इंजॉय करता है, यहाँ पे ये इम्यूनिटी इंजॉय देता है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, है ना। तो यहाँ पे
डज नॉट कवर एक्ट कमिटेड बाय देम इन कनेक्शन विद द ड्यूटीज इन द हाउस ऑफ अदरवाइज, है ना। तो इसको यहाँ पे ये कुछ अमेंडमेंट लाने की इसके अंदर बात कही गई है कि इसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट लाइए, क्योंकि अभी तो ये होता है कि वो सारे एक्ट से बच जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं हाउस को लेके, ठीक है। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जो कमीशन है इसने ये भी रिकमेंड करा है कि सिमिलर अमेंडमेंट जो है वो करे जाएं आर्टिकल 194 सेक्शन 2 में भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स को लेके स्टेट लेजिस्लेचर के, है ना। तो यहाँ पे एमपी और एमएलए दोनों को ही कवर करने की बात कही गई है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स आर्टिकल 311। अब इसके रिलेशन में क्या है, आर्टिकल जो 311 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको यहाँ पे रिपील करने की ज़रूरत बताई गई है कि भैया आर्टिकल 311 को रिपील कर दो, जिसमें डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन आता है इन रैंक ऑफ पर्सन जो कि एम्प्लॉयड करे जाते हैं सिविल कैपेसिटीज में अंडर द यूनियन और द स्टेट। साइमल्टेनियसली आर्टिकल 310 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको भी रिपील करने की बात कही गई है, जिसमें टेन्योर होता है ऑफिस ऑफ पर्संस का जो कि सर्व करते हैं यूनियन स्टेट में। सूटेबल लेजिस्लेशन दिया जाए टू प्रोवाइड सारे जो नेसेसरी टर्म्स प्रोवाइड करे जाएं, कंडीशन दी जाए सर्विसेज को, है ना। ये प्रोवाइड करी जाती हैं जो आर्टिकल 309 के अंदर, ताकि यहाँ पे कोई भी एक्शन ऐसा है पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा बोनाफाइड एक्शन जो कि लिया गया है पब्लिक इंटरेस्ट में, ये यहाँ पे प्रोटेक्ट करा जाए, इसे एप्लीकेबल स्टेट में भी किया जाए। तो बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन या फिर रियल, है ना। उसके बाद प्रोटेक्शन दिया जाए सिविल सर्वेंट को, उनकी जो उन्होंने अपनी मर्जी से जो एक्शन लिया है ना, और उसके अगेंस्ट शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू सच लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 309, ठीक है। तो 309 आर्टिकल के अंदर ये सब प्रोटेक्शन दिया जाए। उसके बाद लोकपाल के बारे में बात करें तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे चैलेंज है ना, इसके कुछ चैलेंजेस हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं, तो इसी के जो रिकमेंडेशंस हैं वही उसका जो ऑपोजिट होगा वो चैलेंज होगा। तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे इसको अमेंड करने की ज़रूरत है और ये प्रोवाइड करे एक नेशनल ऑम्बड्समैन का, जिसे हम लोग राष्ट्रीय लोकायुक्त बोलेंगे, ठीक है। रोल और जुडिक्शन जो कि राष्ट्रीय लोकायुक्त का होगा ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, वाइल जो शुड बी डिफाइंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, वाइल जो कॉम्पोजिशन है जो मोड है अपॉइंटमेंट का और दूसरी जो डिटेल है डिसाइड करी गई है ये जो मतलब फिर समझिए जो मोड होगा अपॉइंटमेंट का, मतलब ये समझिएगा यहाँ पे जो ज्यूरिडिक्शन और रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, और जो मोड है अपॉइंटमेंट कैसे करना है दूसरी डिटेल्स वगैरह ये सब पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है अपने लेजिस्लेशन के माध्यम से। राष्ट्रीय लोकायुक्त में आपका कुछ सर्विंग या रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के, वो उसके चेयरमैन बने, एक एमिनेंट जूरिस्ट हो वो उसका मेंबर बने, और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो उसका एक्स ऑफिशियल मेंबर बने। फिर राष्ट्रीय लोकायुक्त में आपका जो है वो कुछ इंटरेस्टेड हो इसमें भी इसको टास्क दिया जाए कि ये नेशनल कैंपेन करे ताकि स्टैंडर्ड जो एथिक्स के हैं पब्लिक लाइफ में उसे बढ़ाया जा सके। उसकी बात करते हैं लोकायुक्त की। लोकायुक्त वाला फिर बाद में 2013 में मामला बढ़ा था, है ना। तो अब जो है इसके बाद तो चीज़ें आई हैं, चेंजेस आए हैं, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने रिकमेंड किया था हम वो चीज़ें बताते हैं आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अमेंड करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रोविजन ये डाली जाए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट में कि एक इंस्टीट्यूशन लगाएं लोकायुक्त का, और यहाँ पे कुछ जनरल प्रिंसिपल भी डालें इनके स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शन को लेके। तो लोकपाल और लोकायुक्त का एक चैप्टर अभी सेपरेटली हमने कवर कर लिया है, तो इतना अभी इसको मत करिए। लोकायुक्त यहाँ पे डील करे केसेस के साथ में जो कि करप्शन के हों अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड एमएलए। एक एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ पे लेकर आया जाए, उस कंट्रोल में हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। चेयरमैन और मेंबर्स की बात करें लोकायुक्त के तो इनको अपॉइंट करना चाहिए स्ट्रिक्टली एक टर्म के लिए सिर्फ, है ना। इनको ऑफिस पब्लिक ऑफिस नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। सारे केसेस जो करप्शन के हैं उनको राष्ट्रीय लोकायुक्त को रिफर करना चाहिए, लोकायुक्त को रिफर करना चाहिए, एंड ये जो है वो कोई भी दूसरी कमीशन या इंक्वायरी ना करे, है ना, इनको रिफर ना करा जाए। अच्छा, ये जो ऑम्बड्समैन है लोकल लेवल पे उसके बारे में कुछ बात कही गई है कि लोकल बॉडीज ऑम्बड्समैन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करें डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ताकि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट वाले लोकल बॉडीज वाले केसेस हैं उनको ये डील करें। स्टेट पंचायत राज एक्ट और अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ पे अमेंड करने की आवश्यकता है इस प्रोविजन को डालने के लिए। लोकल बॉडीज ऑम्बड्समैन यहाँ पे इनको पावर दी जाए कि वो केसेस वगैरह को इन्वेस्टिगेट करें जो कि करप्शन के हैं या अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उसके हैं, ठीक है, फंक्शनरी जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं उनके द्वारा, और रिपोर्ट वगैरह सबमिट करें अथॉरिटीज़ को जो कि फटाफट देखा जाए। जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे नॉर्मली एक्शन लेती हैं जैसे रिकमेंड करा जाता है उस तरीके से लेना चाहिए। अगर कोई एग्री नहीं करता है रिकमेंडेशन के साथ में तो यहाँ पे वो अपने रीज़न दे, राइटिंग में लिख के दे, और रीज़न यहाँ पे पब्लिक में रखे जाएं। उसके बाद
इन्वेस्टिगेशन को मजबूत बनाने का यहाँ चैलेंज है, और यहाँ पे क्या है कि स्टेट विजिलेंस कमिश्नर, लोकायुक्त, इनको यहाँ पावर दी जाए कि ये सुपरवाइज कर सके प्रोसिक्यूशन जो कि करप्शन रिलेटेड केसेस का है। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं इनको यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स की बहुत ज़रूरत है ना, और ताकि ये काम जो है डिपार्टमेंट का कई सारे फटाफट करें। यहाँ पे ऑफिशियल्स हर डिफरेंट डिफरेंट विंग्स ऑफ गवर्नमेंट से आने चाहिए। नई नई टेक्निक इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस आए, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, है ना, ताकि यहाँ पे क्या हो, रिकॉर्डिंग हो सरप्राइज इंस्पेक्शन की। अगर कोई मतलब कोई अचानक से इंस्पेक्शन कर दिया है, कोई ट्रैप कर रहे हो, कोई सर्च कर रहे हो, सीजर कर रहे हो, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो कि आज होने लग गई है अब तो। एक रिस्पॉन्सिबल टाइम लिमिट दी जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस के लिए, है ना, और ये टाइम लिमिट जो है वो फिक्स कर दी जाए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए। यहाँ पे एक सेटअप हो नंबर ऑफ केसेस के लिए, है ना, एक सस्टेन्ड सेटअप हो नंबर ऑफ केसेस के लिए जो डिटेक्ट हुए हैं और इन्वेस्टिगेट हुए हैं। जो प्रायोरिटीज है इनको ज़रूरत है कि वो फिर से ओरिएंटेड करी जाए, कैसे, फोकस करके बड़े बड़े केसेस पे करप्शन के। उसके बाद सिटीजन का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए, तो सिटीजन चार्टर यहाँ पे इसको इफेक्टिव बनाना चाहिए। कैसे बना सकते हो आप सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव? इसमें सर्विस लेवल को डाल के, और साथ ही साथ इसमें ऐसी रेमेडी भी डालो जी सारे सिविल सर्वेंट जो है वो मतलब इफ़ दीज सर्विस लेवल्स आर नॉट मेट, अगर ये सर्विस लेवल नहीं पूरे होते हैं तो इसमें रेमेडी भी डालने की ज़रूरत है। सिटीजन्स जो हैं वो इन्वॉल्व जो है असिस्टमेंट में और मेंटेनेंस में एथिक्स के इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ऑफिस में, ठीक है, इनको यहाँ पे इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। और रिवॉल्ड स्कीम दी जाए, ठीक है, ताकि इंसेंटिव मिले सिटीजन्स के इनिशिएटिव को। जो काम सिटीजन ने किया है तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा तो और अच्छा काम करेंगे। स्कूल में अवेयरनेस फैलाई जाए, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए, और इम्पोर्टेंस डाली जाए कि क्या एथिक्स की इम्पोर्टेंस है, किस तरह से आप करप्शन से लड़ सकते हो। ये सारी बात स्कूल से बचपने से बताओगे आप तभी हो सकता है। फिर फॉल्स क्लेम एक्ट की बात करते हैं तो लेजिस्लेशन ऑन द लाइंस ऑफ यूएस फॉल्स क्लेम्स एक्ट, यहाँ पे इनको यूएस फॉल्स क्लेम एक्ट के हिसाब से यहाँ पे एक लॉ बनाना चाहिए, जिसमें आपका जो है वो सिटीजन और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के लिए ऐसा हो कि ये लीगल रिलीफ पाएं फ्रॉड क्लेम्स के अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है ना। और ये लॉ जो है इसमें कुछ एलिमेंट हो, जैसे कि कोई भी सिटीजन यहाँ पे अपना सूट ला सकता हो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट या एजेंसी के अगेंस्ट, अगर उसके खिलाफ कोई फॉल्स क्लेम हुआ है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना। अगर ये ऐसा फॉल्स क्लेम इस्टेब्लिश होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो जो पर्सन एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ पे लाइबल होगा पेनाल्टी के लिए, जो कि 5 गुना ज़्यादा होगी लॉस से जो कि सोसाइटी को हो रहा था। लॉस जो कि सस्टेन हुआ है ये मॉनेटरी हो सकता है, या मतलब पैसे के टर्म में भी हो सकता है और पैसे के टर्म में नहीं भी हो सकता है। जिस हिसाब की गंदगी फैली है उस हिसाब से बात करेंगे, उस हिसाब से सोशल कॉस्ट पड़ी है उस हिसाब से। अगर कोई नॉन मॉनेटरी लॉस है, ठीक है, तो जो कोर्ट है यहाँ पे उसके बाद अथॉरिटी है कि वो लॉस को मॉनेटरी टर्म में कंप्यूट करेगी। जो लोग हैं, जो जो बंदा है जो लेकर आया है सूट को, ये यहाँ पे सूट को ये सूटेबली कंपनसेट होगा डैमेजेस के लिए, है ना, जो कि कंपनसेट हो गया आउट ऑफ द डैमेजेस रिकवर्ड। जो भी रोल ऑफ मीडिया, तो देखिए काफ़ी ज़रूरी है कि इसमें कई सारे नॉर्म्स और प्रैक्टिस, जिसमें एक प्रॉपर स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है, सारी कंप्लेंट्स के द्वारा मीडिया के द्वारा ये हो, एक्शन लिया जाए, पब्लिक डोमेन में रखा जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट अपना इन्वॉल्व करे, आजकल तो मीडिया बहुत ही करप्ट हो गई है ना। सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म हो ताकि यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से जो है वो हो सके और सेफ गार्ड हो ये कोई आलतू फालतू एक्शन के अगेंस्ट। गवर्नमेंट एजेंसीज यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं मीडिया को करप्शन से लड़ने में, कैसे, डिस्क्लोज करके डिटेल्स करप्शन केसेस की रेगुलरली। तो आजकल तो मीडिया की बड़ी बुरी हालत चल रही है। खैर, सोशल ऑडिट की बात करते हैं तो ऑपरेशनल गाइडलाइन सारी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए और सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हैं फॉर अ सोशल ऑडिट मैकेनिज्म। कंपटीशन प्रमोट करना, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को फिर से बनाया जाए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करा जाए, ताकि यहाँ पे इंसेंटिव दी जाए स्टेट को अगर वो स्टेप्स लेती हैं अपने कंपटीशन को बढ़ाने में, सर्विस डिलीवरी अगर बढ़िया कर रही हैं तो। जैसे अभी अब शुरू भी हो गया है स्टेट को रैंकिंग देने वाला सिस्टम तो, और सारे ही जो नए नेशनल पॉलिसीज़ हैं सब्जेक्ट्स को लेके, जिसमें बहुत सारा पब्लिक इंटरफेयर्स आता है, इंटरफेस आता है, या फिर अमेंडमेंट जो कि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में है ऐसे सब्जेक्ट्स को लेके, ये पूरी तरह से एड्रेस करी जाए। और इशू जो इनका है कंपटीशन का। अब देखिए सिंप्लीफाई ट्रांजैक्शंस, तो ट्रांजैक्शन को काफ़ी सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। ज़रूरत ये है कि एक सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही आसानी से आसान मेथड्स की ज़रूरत है यहाँ पे सेंटर स्टेज में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की।
और कुछ स्पेसिफिक सेक्टोरल रिक्वायरमेंट को छोड़ के जो बड़े लेवल पे है ऐसे रिफॉर्म्स का, इसे जैसे कि आप एक सिंगल विंडो अप्रोच अडॉप्ट करिए, जो कि आज बहुत जगह पे कर ली गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हायरार्कियल टियर्स ना हो कि एक के बाद एक से जाइए, बॉस से मिलिए, उनके बॉस से मिलिए, उनके बॉस से मिलिए, उनके बॉस से मिलिए, तो ये हटाया जाए। ठीक है, टाइम लिमिट रखी जाए केसेस को डिस्पोज करने के लिए। तो ये तो काफ़ी चीज़ें अभी आई भी हैं, तो पुरानी रिपोर्ट हो रही है। एक सिस्टम रिवॉर्ड्स का, इंसेंटिव का सिंप्लीफाई करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसीजर को, इसको इंट्रोड्यूस करने की काफ़ी ज़रूरत है हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। जो कि पॉजिटिव साइलेंस का प्रिंसिपल है, इसे यूज़ करना चाहिए। हालांकि ये प्रिंसिपल जो है वो आप हर केस में यूज़ नहीं कर सकते हो। जहाँ पे परमिशन लाइसेंस मिले वहाँ पे, मतलब ये जो इशू हो, यहाँ पे जो है वो टाइम लिमिट हो इसको प्रोसेस करने की परमिशन के बाद। ठीक है, अगर ऑलरेडी दे दिया गया है तो यहाँ पे ये ग्रांट करा जाए। हालांकि जो रूल्स हैं इन्हें जो है प्रोवाइड करा जाए कि जो ऐसे केसेस हैं, है ना, वहाँ पे जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे डिले ना करे, है ना, चीज़ों को फटाफट करे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ की बात करी गई, तो हर एक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन हो गवर्नमेंट का, ये एक प्लान बनाए कि हमें आईटी को यहाँ पे इम्प्रूव करना है, आईटी आईटी को यूज़ करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है गवर्नेंस में अपनी। किसी भी प्रोसेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके बाद आप देखते ही हैं, मोदी सरकार के बाद तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ तो काफ़ी होने लग गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बोलते हैं कि ज़रूरत है कि कुछ गवर्नमेंट प्रोसेसेस ले, कुछ प्रोजेक्ट ले, है ना, नोटबंदी के बाद तो बहुत ही हो गया। तो ये तो यहाँ पे थोड़ा इसके उसके हुआ ही हो। फिर इंटीग्रिटी पैक्ट्स की बात करते हैं, तो जो कमीशन है वो रिकमेंड करती है कि हमें मैकेनिज्म इंटीग्रिटी पैक्ट्स का बढ़ाना चाहिए। मतलब जो मिनिस्ट्री है फाइनेंस की, यहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हो मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ के भी, लॉ एंड पर्सनल के भी, जो देखें कि किस तरह का ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है ऐसे पैक्ट्स के लिए, है ना, और एक प्रोटोकॉल दें कि आप इस पैक्ट में कैसे आ सकते हो सब एक साथ मिलके। जो टास्क है इसमें, जो टास्क फोर्स है ये पर्टिकुलरली रिकमेंड भी कर सकती है कि कोई जो अमेंडमेंट है इस समय के एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क में, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, कि क्या ज़रूरत है ऐसे अमेंडमेंट की, ये यहाँ पे ऐसे इसमें अग्रीमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, ये सारी बात ये बता सकती है। डिस्क्रिशन, मनमर्जी यहाँ पे अपनी डिसीजन अपना रिड्यूस करना, लेकिन सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे एक रिव्यू दें अपनी एक्टिविटीज़ का, है ना, अंडरटेक करें एक रिव्यू उनकी एक्टिविटीज़ का और उनकी लिस्ट का। इनमें से जो ऐसे अपने जिन्होंने अपने अपनी मर्जी का यूज़ करा है इन सारे केसेस एक्टिविटीज़ में, अटेम्प्ट यहाँ पे करा जाए कि डिस्क्रिशन अपना हटे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है करना, वेल डिफाइंड रेगुलेशन जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करा जाए कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को बाउंड करा जाए। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे इनको पूछा जाए कि इस टास्क के साथ में वो मिले अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स के साथ में, ताकि इसे 1 साल के भीतर करें। डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ये असाइन करी जाए कमेटी को, इंडिविजुअल्स की बजाय। ठीक है, केयर कायदे से हो। ठीक है, हालांकि ये प्रैक्टिस जो है वो इससे ये नहीं है, प्रॉम्प्ट डिसीजन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ बस ये है कि ये ज़रूरी है, इंडिविजुअल अपनी मर्जी का बहुत ज़्यादा उपयोग करके आलतू फालतू डिसीजन ले लेता है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप्स ले इसी लाइन पे भी, स्पेशली लोकल बॉडीज अथॉरिटीज़ को लेके, जिसमें मैक्सिमम पब्लिक कॉन्टैक्ट होता है ना, लोकल बॉडी सबसे ज़्यादा पब्लिक से मिलती है। फिर सुपरविजन की बात करते हैं, तो सुपरवाइजरी रोल जो कि ऑफिसर्स का है, इसको यहाँ पे फिर से एम्फेसाइज करने की इस पर ज़रूरत है। ये रिट्रेशन लाता है कि जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करप्शन को रोकने में अपने सबॉर्डिनेट के अंदर। मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो जो ये आपका बॉस है यही बॉस जो है वो जो इसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसको करप्शन इसका रोक सकता है, इनका कहने का मतलब ये है। तो इसलिए बॉस को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की बहुत ज़रूरत है। जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है हर एक ऑफिसर्स की, तो यहाँ पे एक कॉलम होना चाहिए जहाँ पे ऑफिसर जो है ये इंडिकेट करे कि जो मेजर ये ले रहा है करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अपने ऑफिसर्स में, तो वो क्या ले रहा है। और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हो यहाँ पे उसको स्पेसिफिक कमेंट भी देने पड़ेंगे उसके ऊपर। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स यहाँ पे ये बात इंश्योर करें कि जो सारे ऑफिसर हैं उनके अंदर, है ना, ये आपकी पॉलिसी ऑफ सो मोटो के अंदर सो मोटो डिस्क्लोजर के अंदर आते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जिसके जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आए। फिर आता है टॉपिक सुपरविजन का। तो देखिए सुपरवाइजरी जो रोल है ऑफिसर्स का, इसके फिर से अच्छा ये हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे अपनी सारी एक्टिविटीज़ को आपस में मिलाएं ताकि जो सारी सर्विसेज हैं इनको एक कॉमन पॉइंट पे हम डिलीवर कर सकें। ऐसे जो कॉमन सर्विस पॉइंट हैं ये यहाँ पे आउटसोर्स करें
एक एजेंसी को आप दे दें, ठीक है, जिसे ऐसा टास्क दिया जाए कि तुम भैया तुम सिटीजन्स को परस्यू करो, रिक्वेस्ट करो, जो भी उनकी जो कंसर्न एजेंसी है वो यहाँ पे डील करे चीज़ों को। टास्क जो कि करप्शन जहाँ पे हो सकता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में दे दिया जाए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को। एक इंसान को ऐसा कोई टास्क मत दो जहाँ पे करप्शन हो सकता है, वरना वो अपनी मनमर्जी चला लेगा और वहाँ पे करप्शन फैला देगा। पब्लिक इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिटेड होना चाहिए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को एक सिंगल विंडो फ्रंट ऑफिस होना चाहिए, है ना, इन्फॉर्मेशन की प्रोविजन के लिए, सर्विसेज के लिए, सिटीजन्स के लिए। वाइल जो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम है इसे सेटअप करना चाहिए सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। उसके बाद कंप्लेंट्स की मॉनिटरिंग को लेके बात कही गई कि सारे जो ऑफिसर्स हैं जिसमें लार्ज पब्लिक इंटरफेस होता है, इनमें एक ऑनलाइन कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन बंदा बैठा और उसने कंप्लेंट को अपनी ट्रैक कर लिया। अगर पॉसिबल हो तो इस जो कंप्लेंट ट्रैकिंग का जो टास्क है इसे यहाँ पे आउटसोर्स भी कर सकते हैं आप। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है? आउटसोर्स का मतलब होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके किसी बाहर या सप्लायर को वो काम दे देते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल पीरियोडिक मैकेनिज्म की जरूरत है जहाँ पे ऑडिटिंग होती रहे कंप्लेंट की ऑफिसर्स में, है ना, जहाँ पे पब्लिक इंटरफेयर ज्यादा है ऐसे ऑफिसर्स में। ऐसी कंप्लेन को एक्वायर करने के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के साथ साथ अगर कोई कंप्लेन जो है वो करी गई है एनालाइज करने के लिए कोई भी डेफिशिएंसी को, है ना, तो यहाँ पे क्या हो कि यहाँ रेमेडी भी, उसके लिए रेमेडियल मेजर्स लिए जाए टाइम से। रिस्क मैनेजमेंट प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए मतलब रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ जॉब्स यहाँ पे करी जाए, ज़्यादा सिस्टमेटिक मैनर में हो, इंस्टीट्यूशनलाइज मैनर में हो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो मतलब यह प्रोफाइलिंग जो है जॉब्स की, रिस्क प्रोफाइलिंग की यहाँ पे करी जाए अच्छे से, है ना, मतलब एक रिकॉर्डिंग प्रॉपर होती है ना, और उससे क्या होता है कि भाई अगर पूरी आपकी प्रोफाइलिंग से पता लगाते हैं आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफिसर्स की यहाँ पे करी जाए, एक कमेटी करे जो कि इसमें अच्छे बड़े बड़े लोग हों, है ना। जब ऑफिसर अपने 10 साल कंप्लीट कर चुका हो सर्विस के, उसके बाद ये बात हो, और उसके बाद हर बार एक 5 साल में एक बार ये चीज़ होनी चाहिए। कमेटी में कुछ जो है वो इनपुट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रिपोर्टेड ऑफिसर का, सेल्फ असेसमेंट दिया जाए रिपोर्टेड ऑफिसर के द्वारा जिसमें फोकस होगी एफर्ट पे जो उसने किए हैं करप्शन को हटाने के लिए अपने करियर में। रिपोर्ट दी जाए विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन से, एक इवैल्यूएशन करा जाए, है ना, कमेटी के द्वारा एक इवैल्यूएशन फॉर्म पे। उसके बाद ऑडिट की बात करें तो ये यहाँ पे प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत है कि जल्द ही एक मतलब दैट एज सून एज एनी मेजर इरेगुलरिटी इज डिटेक्टेड, जैसे ही कोई आपको लगता है कोई इरेगुलरिटी आपको लगता है पता चलती है डिटेक्ट होती है, या कोई सस्पेक्ट आपको कोई शक होता है किसी ऑडिट टीम के द्वारा करा गया है कोई गड़बड़ टास्क, तो इमीडिएटली आपको एक नोट लेना है गवर्नमेंट के द्वारा, और एक सूटेबल मैकेनिज्म इसके लिए होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेड ऑफ द ऑफिस की कि ऐसे मैटर में जो है वो इरेगुलरिटी के मैटर में जो है तुरंत एक्शन लिया जाए। ऑडिट टीम्स जो है यहाँ पे इम्पार्ट करी जाए ट्रेनिंग से फॉरेंसिक ऑडिट में, और हर एक जो ऑफिस है इसे एक एनुअल पब्लिक स्टेटमेंट देना जरूरी है पेंडिंग ऑडिट क्वेरीज को लेके। फिर प्रोएक्टिव विजिलेंस ऑन करप्शन, तो प्रोएक्टिव विजिलेंस मेजर्स जो है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेड ऑफ द ऑफिस की। इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करें तो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स यहाँ पे एक्सेस करें इंटीग्रिटी को उनके सबॉर्डिनेट की, मतलब जो ऊपर वाला ऑफिसर है वो यहाँ पे देखे कि क्या चल रहा है, आपस में कितना काम कर रहे हैं मिलके उनके सबॉर्डिनेट, ठीक है, किस तरह से केस को हैंडल कर रहे हैं, कंप्लेंट को हैंडल कर रहे हैं, फीडबैक क्या है डिफरेंट सोर्सेज का, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए ऑफिसर्स की। विजिलेंस नेटवर्क की बात करें तो एक नेशनल डेटाबेस जिसमें आपका डिटेल्स हो सारे करप्शन केसेस की, हर एक लेवल पे इसको बढ़ाना चाहिए। ये डेटाबेस जो है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए। जो आइडेंटिफाइड अथॉरिटीज हैं ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाएं अपडेट करने के लिए ऐसा डेटाबेस को रेगुलरली। फिर ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स को यहाँ प्रोटेक्ट करने की बात है कि जब भी एक इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो कंसल्ट करे एक्सपर्ट से समझने के लिए टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स इशू को, तो वो कर सके। बट यहाँ पे ज़रूरत है कि एक प्रॉपर एप्लीकेशन हो, है ना, माइंड की, ये करी जाए हर एक स्टेज पे ताकि यहाँ पे कोई भी इनजस्टिस ना हो, है ना, सबको न्याय मिले और सच्चाई हो और इनोसेंट चीज़ें हो। मतलब मैं सॉरी, एक सच्चे इंसान को या सीधे इंसान को ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ अन्याय हो जाए।
कैपेसिटी बिल्डिंग एंटी करप्शन एजेंसीज में, है ना, मतलब यहाँ पे जो है उनकी कैपेसिटी अच्छी बनाई जाए एंटी करप्शन एजेंसीज की। यहाँ पे ये बात करेगी कि हालांकि कैसे कर सकते हो आप इसको, ट्रेनिंग से कर सकते हो, एक्सपर्ट डाल सकते हो उसमें, एक्सपर्टाइज बढ़ा सकते हो, है ना, इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। कैपेसिटी बिल्डिंग पब्लिक सर्वेंट्स के बीच में जो माना जाता है ये कमर्शियल फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, इसको भी अच्छे से करा जाए ताकि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़िया हो। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप इसको, इनकी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हो। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में ये बात इंश्योर करें कि सिर्फ वही पब्लिक सर्वेंट जो है वो प्रोसिक्यूट होंगे अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे प्रोफाइलिंग हो ऑफिसर्स की, कैपेबिलिटीज जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की, इंटीग्रिटी की, रेपुटेशन की हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट में, है ना, ये आए और ये रिकॉर्ड में रखी जाए। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड करने से पहले अपनी चीज़ों में रेफरेंस ले प्रोफाइल का गवर्नमेंट सर्वेंट की, जो कि वो जिससे वो कंसर्न लिखा गया। तो अब देखो यहाँ पे हम इतना पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पे निकल के आते हैं। तो ये रिपोर्ट क्या कंक्लूजन देती है? तो ये रिपोर्ट जो है वो चाहती है कि ऑप्टिमिज्म खत्म हो यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ऑप्टिमिज्म ना खत्म हो, आई एम सॉरी मतलब यहाँ पे है कि ये रिपोर्ट कहती है ना, कि एक तरीके से यहाँ पे नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म को आखिरी में लेकर आती है कि भैया होप हमारी एक हमारे अंदर होप जगाती है ना। इंडियंस हमेशा से ही वर्ल्ड मतलब वैल्यू करते हैं वर्ल्ड को बियॉन्ड द मटेरियल, एंड इनमें काफ़ी स्पिरिचुअलिज्म है, आप जानते हैं तरीके यहाँ पे ह्यूमैनिटी काफ़ी है। और हमारे जो पुराण हैं उन्होंने भी यही कहा, सिखाया है हमें, महाभारत हो चाहे हमारा रामायण हो, यही सिखाया गया है कि अच्छे कर्म करोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ठीक है, और हमेशा इसे देखते हैं आप कि भाई अच्छाई की जीत होती आई है ना। राम भगवान ने भी आखिरी में मार ही डाला था रावण को। सच्चाई की स्टोरी, है ना, और लेजेंडरी किंग जैसे कि विक्रमादित्य वगैरह। तो ये हमारे बच्चों को हम अपनी स्टोरी, ये सारी स्टोरी सुनाते भी हैं, और यहाँ पे कोई वजह नहीं है कि क्यों राम राज्य जो है वो जो है अटेम्प्ट करा, कैन नॉट बी अटेम्प्टेड, देयर इज नो रीजन व्हाई राम राज्य कैन नॉट बी अटेम्प्टेड। तो कमीशन ये बात मानती है कि जो रिपोर्ट है एथिक्स के ऊपर गवर्नेंस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कमीशन के लिए, एंड कमीशन के लिए क्या, सोसाइटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कमीशन जो है इसलिए ये रिपोर्ट लिखती है क्योंकि अगर ऑनेस्टी गवर्नेंस में बढ़ेगी तो इसका बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा डे टू डे लाइफ में भारतीय नागरिकों की। तो आई होप आपको इससे मदद मिले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल सिर्फ आईएएस को, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और फेसबुक पे भी वीडियो मिल जाएगी, फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करिए वहाँ देखिए। बाकी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आराम से फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।